नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में आपको मैं डीओपीटी का जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है उसको कैसे भरना है या फिर उसमें कोई अगर डाउट्स हैं तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इन सभी कैंडिडेट्स को जिनको डीओपीटी डिपार्टमेंट मिला है। तो कई सारे डाउट्स मेरे पास आए थे कि किस तरीके से इसे भरना है। कहीं पर पॉइंट्स का कुछ एक पॉइंट्स हैं जहाँ पर बच्चों को समस्या आई है, तो उन पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स इसमें मैं कवर कर लूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सबसे पहले आप सभी लोगों को मिला होगा, ये ईमेल के थ्रू आपके पास आया होगा। ये कवरिंग नोट है, कवरिंग लेटर जिसे कहते हैं, कि जो भी बच्चे पास हुए हैं उनको एड्रेस करते हुए। इसमें पॉइंट नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है विलिंगनेस टू जॉइन द पोस्ट एज पर द गिवन फॉर्मेट। एक फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने, तो विलिंगनेस आपको देनी है अपनी कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, एक तो ये आपको फॉर्म भर के देना है। अभी बाकी मैं डिटेल में भी इनके बारे में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरा है 4 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। जो अटेस्टेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है आपको उसकी 4 कॉपीज़ निकाल के उसको भरना है। और ऐसा नहीं करना कि आपने एक अटेस्टेशन फॉर्म को फिल किया और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करा ली। जैसा लिखा है ऑल सेट्स ड्यूली फिल्ड इन इंक, आपको खुद से लिखना है उसे। ठीक है, कई पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जहां पर स्पेसिफिक, जैसे लिखा है स्पेसिफिक आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन पॉइंट 15 ऑफ द फॉर्म शुड बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग आउट येस और नो। ठीक है, तो आपको वहां पर यस और नो का टिक दिया हुआ होगा, आपको वो मार्क करना है। बॉक्सेस दिए होंगे उस पर आपको टिक करना है। बाकी अभी डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको ये मेन चीज़ें मैं ऊपर से पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। द कैंडिडेट हु इन द पॉइंट नंबर 10 ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म indicates his her residence in Delhi should additionally send duly filled in Annexure 3 along with the self-attested copies of the following documents। अभी वैसे भी भेजना है आपको बाय पोस्ट और मेल पे भी भेजना है। मेल आपको दे ही रखी है कि कौन सी मेल पे भेजना है। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म में पॉइंट नंबर 10 है, यानी कि दिल्ली की अगर आप रेजिडेंस है आपकी, तो आपको एक अलग से फॉर्म इसमें एनेक्जर दिया हुआ है, एनेक्जर 3, जो कि दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन जब आपकी होगी तो उसके लिए है वो, तो वो आपको फिल करके देना होगा। इसके अलावा आपको जो ईमेल पे भेजना है वो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट। ठीक है, ये आपको देनी है। ये इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने देख ही लिया है सामने कि क्या है। इतना तो आपने सिलेक्शन लिया तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ठीक है ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं बात करूँगा इसमें कि मेन चीज़ें क्या हैं। अभी आप एक चीज़ देखिए, पॉइंट नंबर 5 देखिए आप, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल द कैंडिडेट्स रिजाइडिंग आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली से बाहर के, आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं उस एरिए के ये जो ऑफिसर्स की रैंक इन्होंने दी है, एटलीस्ट वो उनके सामने आपको प्रेजेंट होना होगा। अपना मेडिकल वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली से ही करवाना है, लेकिन अगर आप दिल्ली से करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी विलिंगनेस फॉर्म जो है उसमें ऑप्शन दिया होगा, उसमें आपको फिल करके देना है कि मैं अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो दिल्ली में ही कराना चाहता हूँ। जनरली अगर दिल्ली में होता है तो वो आरएमएल हॉस्पिटल में होता है, न्यू दिल्ली में जो है। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है यहाँ पर। अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आप करवा के लेके आ सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से। एक चीज़ और, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, 5.1 में आप देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हैं तो सारे के सारे जो आपका पहले मेडिकल हुआ होगा उसको आपको ट्रांसफ़र कराना होगा, फॉरवर्ड कराना होगा। अटेस्टेड कॉपीज़ जो होंगी आपके जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो साइन करके उसको फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो आप फॉरवर्ड करा लेते हैं पहले ही तो आपको मेडिकल नहीं कराना होगा, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन आपकी दोबारा होगी। ठीक है, और जैसा पॉइंट नंबर 6 में लिखा है, दिल्ली से बाहर के हैं और दिल्ली में कराना चाहते हैं अपना मेडिकल, टीएडीए आपको उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नो ट्रैवलिंग अलाउंस, नो डियरनेस अलाउंस। अब 5 मार्च तक आपका ये पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये सारा जो भी चीज़ें मांगी हुई हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एनेक्जर 2 जो कि विलिंगनेस फॉर्म है। ये विलिंगनेस फॉर्म कम एक लेटर के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। पहले ऐसा नहीं होता था बट इस बार ऐसे फॉर्मेट आपको देने लग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं
ये जो आपको विलिंगनेस फॉर्म देना है उसमें लिखा है 3 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड इन माई ओन हैंड राइटिंग आर ऑल्सो अटैच्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप विलिंगनेस देंगे तो उसके साथ 3 अटेस्टेशन फॉर्म्स आपको लगा के देने हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि 4 अटेस्टेशन फॉर्म की देनी थी, तो वो उसी में इंक्लूड है ये। ठीक है, आपको एक विलिंगनेस देनी है, बाकी आपको 4 वो भर के देने होंगे सेट। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको जैसा बताया 3 या 4 सेट जैसा भी था। तो इसमें आपने अपना रोल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही दीजिएगा जो ऑपरेटिव है आपका। ठीक है, अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो जहाँ पर आप काम करते हैं उस डिपार्टमेंट का दे सकते हैं, वो डिपार्टमेंट से फिर आप बात करके अपना फॉरवर्ड कराएंगे जब, तो आपकी सर्विस काउंटिंग जब होगी यहाँ पर, फिर उसके बाद आपके डीओपीटी में जो भी आपको मिनिस्ट्री मिलेगी उनको बहुत इजी हो जाएगा उनके साथ कम्युनिकेट कर पाना, आपकी सर्विस बुक मंगाना, जितने भी रिकॉर्ड्स पीछे के हैं वो सभी आराम से मंगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑफिस कहाँ पर था उसका एड्रेस भी आपको देना होगा, बाकी आपने देख ही रहे हैं, साइन वगैरह करके आपको फिल करके इसको देना है। ये हो गई आपकी विलिंगनेस। ठीक है, अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की। तो अटेस्टेशन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ आपको लगानी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगानी है। स्पेस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पोस्ट कार्ड टाइप या इस तरीके की फ़ोटो देनी है, पासपोर्ट साइज़ लिखा भी हुआ है। सभी सेल्फ अटेस्ट आपको करनी है, आपके साइन होने ज़रूरी है। ठीक है, क्रॉस साइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पॉइंट नंबर 1 ईजी है, नेम इन फुल, ये तो भर लेंगे। हैव यू एवर एडिड और ड्रॉप्ड इन एनी स्टेज ऑफ पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम, तो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से तैयारी करने के लिए यहाँ रह रहे थे, तो तब भी आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का भरना है। ठीक है, उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, परमानेंट एड्रेस हमेशा अपना गांव का ही दीजिए जहां पर आपका पैतृक घर है और आप वहां रहते थे, क्योंकि अगर आप ये नहीं फिल करते तो जनरली क्या है, जो दिल्ली के होने वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं, मतलब जो दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह है कि अगर वो अपना परमानेंट एड्रेस दिल्ली का ही रखते हैं तो उनको फिर होम टाउन नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर ही उनका होम टाउन है, तो वो आपको फिर नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लाइफ में आपको एक ही चांस मिलता है इसको चेंज करने के लिए। तो फीमेल्स के पास तो ऑप्शन होता है कि जब वो अपना मैरिज के बाद उसे चेंज कर सकती हैं, अपने इन लॉज के वहाँ पर भी दिखा सकती हैं, बट ये जनरली मेल्स के लिए कहूँगा कि आप इसको ध्यान से भरिएगा, होम टाउन आपको तभी मिलेगा। और फेक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नहीं देनी है, आपको इन्फॉर्मेशन वही देनी है जो सच है। अगर आपका कोई भी परमानेंट एड्रेस दिल्ली से बाहर का नहीं है तो आपको वो नहीं फिल करना, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए नहीं है, अगर है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड भर दीजिए, पैन नंबर ज़रूर भरिएगा, नेशनैलिटी तो सबको पता ही है, डेट ऑफ बर्थ ईजी है, प्रेजेंट एज एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। अब ये भी बहुत इजी है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो यार गूगल कर लेना, कोई ज़्यादा इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एज एट द टाइम ऑफ पासिंग मेट्रिकुलेशन, तो ठीक है, आप उस टाइम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाल सकते हैं। जनरली सभी का 15 साल के आसपास आएगा, 15 साल आएगा, तो इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ ये भर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, जो आपका एग्जैक्ट है, जैसा मैंने ऊपर बोला, परमानेंट एड्रेस जो होगा आपका उसी के हिसाब से भरेंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो अगर आपका बर्थ दिल्ली में हुआ है, आपका सब कुछ दिल्ली में ही है, लेकिन अगर आपके फादर किसी और स्टेट में हुए हैं, उनका बर्थ या बिलोंग करते हैं वहाँ से, तो आपको उसको फिल करना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपनी डिटेल्स आप जैसी जैसी लिखी है 9 में वो भर सकते हैं। 10 में है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विथ ड्यूरेशन वेयर यू हैव रिजाइडेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। ठीक है, अब पिछले 5 साल में आप जहाँ जहाँ रहे हैं वो आपको इसमें फिल करना है। तो इस पॉइंट में बच्चों को बहुत दिक्कत आई है कि पिछले 5 साल का कैसे लिखे, मैं तो बचपन से रह रहा हूँ। तो आप अगर बचपन से किसी एक ही जगह पर रह रहे हैं अब तक, तो आपको फ्रॉम बर्थ लिख सकते हैं आप। ठीक है, 2 मंथ के लिए टिल डेट लिख सकते हैं आप, और एड्रेस वगैरह तो आप लिख ही लेंगे। और अगर आप पिछले 7 साल से रह रहे हैं तो वो भी लिखिए। अगर 5 साल से कम समय आपको हुआ है तो भी आपको वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो भी वो आपको यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। अगर आप अलग अलग जगह पे रहे हैं, चाहे वो 1 महीने के लिए ही रहे हों, तो वो भी फिल आप करना आपको ज़रूरी है। उसके अलावा नीचे इन्फॉर्मेशन तो बहुत इजी है,
फादर्स नेम इसमें पूछा गया, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यहाँ पे नीचे लिखा है गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। तो आप इसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपके फादर तो सीधा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं, प्लस डेजिग्नेशन लिख दीजिए। ऑफिस एड्रेस में ज़्यादा नहीं, बस मिनिस्ट्री का नाम भी लिख देंगे तो काफ़ी है। उसके बाद लेकिन पूरा अगर एड्रेस देते हैं तो ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस ये भी बहुत अच्छे से दीजिएगा। वैसे तो आप सब ऑनलाइन हो गया है, बट फिर भी बाय पोस्ट ही आपके पास आते हैं ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा कि आप सही अपना एड्रेस दें। परमानेंट होम एड्रेस आपके फादर का वही होने वाला है जो मैंने आपको बताया, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर पैतृक घर है या फिर जहाँ भी मतलब बचपन से, जैसे गांव हम बेसिकली कहते हैं परमानेंट एड्रेस को, हम गांव इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके है जो आपका सर्विस हेडक्वार्टर है वहाँ से निकलते हैं तो सब फिर वही कहते हैं कि भाई घर जा रहे हैं। ठीक है, मदर का भी आप भर सकते हैं। फिर स्पाउस अगर है आपका तो ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स, इन्फॉर्मेशन आपको सारी सही देनी है। सिस्टर्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो इसी कॉलम में 2 पॉइंट में, ब्रदर्स एक से ज़्यादा हैं तो उस तरीके से आपको भरना है। 12th पे है इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग। तो ये तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी होगा, बट अगर किसी के लिए है तो उसे आप देख लीजिएगा, सही से भरिएगा। अच्छा, 13th पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। तो 15 साल से पहले का आपको नहीं लिखना है, ठीक है, 15 साल के बाद का लिखना है। तो नेम ऑफ स्कूल कॉलेज अपना 15 साल यानी कि 10th आप उस समय या तो कर रहे होंगे या कर ली होगी, तो आपको अपना 10th का स्कूल जो है उसमें आपने एंटर कब किया। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या होता है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज बिल्कुल आपने वो तो आपको मिल ही जाएगा, कॉलेज का एड्रेस वगैरह या स्कूल का एड्रेस वगैरह अगर नहीं भी मिलता तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वहाँ पे भी अब तो आजकल तो सब अवेलेबल है, आपका स्कूल का मिल ही जाएगा। डेट ऑफ एंट्रिंग अगर आप बचपन से वहाँ पढ़ रहे हैं तो आप बचपन से वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर एक ही स्कूल में बचपन से पढ़ रहे हैं 10th भी और 12th भी तो दोनों आप सेम लिखेंगे। ठीक है, 10th में भी बचपन से लिख दीजिए, डेट ऑफ लिविंग जब आपने छोड़ा तब लिखिए, एग्ज़ाम पास्ड में 10th लिख दीजिएगा, और 11th 12th ये आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 15 साल आपको पूरा हो चुके हैं, आपने 10th भी कर ली थी, उसके बाद 11th 12th थी तो आप सिर्फ 11th 12th भरिएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 14A, यहाँ पर आपको फिल करनी है अपनी जो भी जहाँ जहाँ आपने जॉब की है या अगर आप जॉब कर रहे हैं। प्लीज़ कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रैन नंबर आगे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ऐसा कुछ होता है, प्रैन जो होता है एनपीएस के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए, तो अगर आप पहले से सर्विस में हैं तो आपका प्रैन होगा। ठीक है, आपका एनपीएस कट रहा होगा तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत होगी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो इन्फॉर्मेशन एकदम सही दीजिएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी ऑप्शंस हैं। फ्रॉम टू डेजिग्नेशन, एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स में आपने लिखना है कौन क्या ग्रेड पे है आपका, बस, और ये नहीं कि एग्जैक्ट सैलरी क्या है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या आपका ग्रेड पे है, बस वो लिख दीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में परमानेंट है या टेम्परेरी है वो लिखना है आपको। रीजंस फॉर लीविंग प्रीवियस सर्विस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, बस। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। उसके बाद 14th B में देख लेते हैं, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एंड ऑटोनोमस बॉडी, क्या है आपका लास्ट जो भी जहाँ पे आपने जॉब किया वो क्या है, तो आप वो फिल कर सकते हैं इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता था या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता था, तो वो आपको फिल करना है। और नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने एक मंथ का नोटिस पीरियड दिया है या नहीं, तो वो आपको फिल करना है कि हाँ दिया है, और उसके अलावा कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर आपके ऊपर नहीं है तो वो भी आपको मेंशन करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आता है पॉइंट नंबर 15, हैव यू एवर बीन कैप्ट अंडर डिटेंशन, तो यस या नो अपने हिसाब से भर लीजिए जो भी आपके साथ एवर हुआ है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो अब ये सारे पॉइंट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत इजी पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ और, अगर इन केस आपके साथ भगवान न करे ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी, बाद में दिक्कत होने से अच्छा है कि आप पहले ही सही तरीके से उसको फिल करें। ठीक है, वार्निंग आपको पता ही है कि दी जाती है, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको करना है। और स्पेसिफिक आंसर लिखने हैं आपको, यस और नो,
बिल्कुल यस और नो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, बॉक्सेस का यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो यस नो आपको लिख के देना है। फिर उसके बाद नेम, एड्रेस एंड आधार नंबर ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। यानी कि कोई भी 2 नेबर्स आपके हों, आपके सगे संबंधी नहीं होने चाहिए बेसिकली, मतलब आपके भाई हो गए, सिस्टर हो गई, ये नहीं होने चाहिए, मदर फादर इनका नहीं, आपके कोई भी नेबर्स, आपके सोसाइटी के कोई भी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जिनका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो उनका आधार कार्ड, उनके सिग्नेचर भी उस टाइम लिए जाएंगे और उनसे एक आध सवाल पूछे जाते हैं कि इनका कंडक्ट कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी 2 ऐसे आप लोगों का नाम दे सकते हैं जिन पे आपको पूरा भरोसा है कि हाँ ये मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं और सही जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई गलत ऐसे इंसान का नहीं देना जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है। बट उसके बाद कुछ नहीं है, सिग्नेचर करने हैं, डेट डालना है, बस दैट से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद नीचे ऑफिस का ही है। अच्छा, एनेक्जर 3 जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो अलग से भरना है जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, तो लिखा हुआ है इसमें कैंडिडेट्स डिटेल्स फॉर दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल देनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट, अलायस नेम, अगर कभी भी आपका कोई घर का नाम रहा हो इस तरीके का, जनरली नहीं भी देते तो कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज मेन आपका एक्चुअल नाम है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस इफ़ मैरिड, नेम ऑफ द स्पाउस, ब्लड ग्रुप, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब तो बहुत ईजी हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रेजेंट एड्रेस वही जहाँ पे आप रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस बताया था आपको। 16th कॉलम, एड्रेस ड्यूरेशन दिल्ली। दिल्ली में आप कितने साल से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, वो आपको लिखना है। अगर आप तैयारी करने के लिए आए, पिछले 2 साल से रह रहे हैं, तो उस तरीके से भरिए, और एड्रेस भी भरना है आपको उस कॉलम में, और कब से कब तक। और अगर मोर देन 1 एड्रेस, अगर दिल्ली में ही आपके 1 से ज़्यादा एड्रेस है तो वो भी आपको फिल करने हैं। बहुत ध्यान से भरिएगा। ऐसा जनरली देखा गया है, जो बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं बाहर से दिल्ली में, तो उनको कमरा चेंज करना पड़ता है, रूम चेंज करने पड़ते हैं, तो उनको एड्रेस देने पड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कहीं पर 2 दिन 3 दिन या हार्डली महीना भर रहे हैं तो वहाँ पर स्किप कर भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है। आप सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि चाहे 1 महीने भी रहे हों, आपको इन्फॉर्मेशन देना अच्छा रहेगा, लेकिन कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपको दिक्कत हो बाद में, ठीक है। पुलिस स्टेशन, नियर बाय अपना पुलिस स्टेशन आपने लिखना है, जहाँ पे अभी आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट अपना आपने लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एनेक्जर 4 की। तो एनेक्जर 4 जो है, चाहे वो दिल्ली के बाहर के हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं, तो देख लीजिए आपकी क्या है, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपका नाम वगैरह आ जाएगा, एज आ जाएगी, सब कुछ ये सारा आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर होगा, डेट होगा, फ़ोटो लग जाएगी आपकी, और मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर से करवा सकते हैं, तो वो मेडिकल के बाद ही नीचे लिखा भी हुआ है नोट, द ऑफिसर मेकिंग दिस सर्टिफिकेट शुड बी अ सिविल सर्जन और अ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये बहुत ध्यान से कीजिएगा। पेज नंबर अगला है, इसमें है कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन है, ये आपको देनी है। ये थोड़ा आप कोविड की वजह से भी आया है, वैसे तो होता ही है, ये पहले भी होता था। बहुत ईजी है, कुछ भी खास इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो दिक्कत वाले पॉइंट्स थे वो निकल गए हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी के कोई डाउट्स होंगे तो शायद वो अब सॉल्व हो गए होंगे। कोई ज़्यादा बड़ा भारी इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम भरते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, और बड़ा बोरिंग काम है यार। 4 बार एक ही चीज़ को भरने में थोड़ा सा लगता है, सच में। कई बार भरा है, बड़ा दुख होता है कि इतना हाथों में दर्द हो जाता है, लेकिन ठीक है, नौकरी है तो करना तो है ही ना। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये सारी डिटेल्स दे दीजिएगा। इजी डिटेल है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिक्लेरेशन लास्ट में है, भर दीजिएगा। तो पूरा अब आपका ये हो चुका है, इनको अच्छे से आप दे दीजिएगा। ये सब मेडिकल के साथ ही अटैच है, ये लास्ट वाला जो है, और इसके साथ ये पूरा अटेस्टेशन फॉर्म समाप्त होता है। यार मिठाई वगैरह खिलाओ, अब सिलेक्शन होने वाला है, क्या नौकरी के बाद ही खिलाओगे क्या, कैसे, ये बात सही नहीं है, ठीक है। और सक्सेस स्टोरीज़ आप लोगों को पता ही है कि वेबसाइट पर आती रहती है, तो आप लोग भी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भेजिए, और लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए अपनी सक्सेस स्टोरी की, आपकी सक्सेस स्टोरी कहाँ पब्लिश हुई है,
और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, उतना ज़्यादा सोसाइटी को हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन जो जाना चाहिए वो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। बट इन केस अगर आपको कोई दिक्कत अभी भी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और जो हो सकता है आप लोग पूछें कि ब्लैक पेन से भरना है या ब्लू, तो ब्लू से ही भरिएगा। ठीक है, अब आपसे मैं मुलाकात करूँगा अगली क्लास में ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।